नमस्कार दोस्तों, द कैरियर में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए वन शॉट का जो है ये श्रृंखला हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये एक में हमारा था जो एक नजर वाली श्रृंखला है, एक में हमने आपको इतिहास बताया है, आधुनिक भारत का इतिहास, और ये जो है इसमें भूगोल के प्रश्न है। ठीक है, अभी जिनका एग्जाम बचा हुआ है उनकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये प्रश्न वो है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है कैमूर की पहाड़ी, हिमाद्री, नीलगिरी की पहाड़ी या फिर अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, भारतीय रेगिस्तान की पहले तो बात हो रही है, तो भारतीय रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। और भारत में ये किस जगह पे है? तो भारत में ये कहां पे है? राजस्थान में है। कहां पे? राजस्थान में। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की, तो ये जो ये क्षेत्र है, ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान, ये राजस्थान का, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं कि ये भारतीय रेगिस्तान किस क्षेत्र में है, तो ये जो राजस्थान का इलाका है ये रेगिस्तान का इलाका है, और इसका उत्तर अरावली श्रेणी है। ठीक है, अरावली श्रेणी, देखिए यहां पे ये जो एरिया है ये अरावली है, ये अरावली है। ठीक, ये अरावली रेंज है। इसके जो है पश्चिम में ये पूरा थार का रेगिस्तान कब्जा किया हुआ है। ठीक है, रेगिस्तान, बालू का जो पहाड़ होता है उसको हम रेगिस्तान कह लेते हैं। रेगिस्तान में वर्षा जो होती है 150 mm से भी कम होती है। ठीक है, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। इसके यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है? ये विंध्य रेंज है, विंध्य पर्वत है, विंध्य। इसके जस्ट नीचे क्या है? सतपुड़ा है, सतपुड़ा। अगर हम कैमूर की बात करें तो कैमूर, यहाँ पे आपका कैमूर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी की अगर हम बात करें तो नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सी है? नीलगिरी है। ठीक है, ठीक, लेकिन इसका उत्तर कौन सा है? अरावली है। ठीक है, राजस्थान में वर्षा कम होती है और अत्यधिक जो नदियां हैं राजस्थान में वो लगभग मौसमी नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? मौसमी नदियां हैं। ठीक है, मौसमी नदियां हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि इन मौसमी नदियों में राजस्थान में लूनी नदी, लूनी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी? लूनी। इसका उत्तर अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री, पीर पंजाल या कैलाश या शिवालिक। देखिए सबसे पहले तो हिमालय क्या है? हिमालय एक नवीन, नवीन वलित, वलित का मतलब मोड़दार, मोड़दार पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, नवीनतम। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जो उभार हुआ है और उसमें जो मोड़ हुआ है, लचकदार है, उसी को हम लोग कहते हैं वलित पर्वत। ठीक है, तो हिमालय, अगर हम हिमालय की बात करें तो ये जो श्रृंखला है हिमालय की, ऐसे अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें उत्तर से दक्षिण 4 श्रृंखलाएं हैं, तीन श्रेणियां हैं। ठीक, एक ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और एक क्या है? मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं, जिनमें कि एवरेस्ट भी एक शामिल है। और नीचे सबसे है शिवालिक। क्या है? शिवालिक। आपसे पूछा क्या गया है कि बाहरी श्रृंखला कौन सी है, तो बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। ठीक है, बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। ठीक है, हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। किस प्रकार के पहाड़ों का? अभी हमने बताया कि हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, एक परतदार पर्वत है। क्या है? परतदार, उसमें परतें हैं, जो मुड़ेगा उसमें परतें तो होंगी ना, तो ये परतदार पर्वत है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? परत। ठीक है, पठार है नहीं, आप जानते हैं कि पठार जहां पे जो पुराना हो जाता है, ठीक,
ऊंची खाली श्रृंखला, उसको पठार, ठीक है। खंड है नहीं, ज्वालामुखी एक अलग चीज है, ठीक है। तो ये क्या है, परतदार है, ठीक है, हिमालय परतदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये छोटा हो गया। और बड़ा कौन सा हो गया? बड़ा राजस्थान है। आप जानते होंगे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा है। क्या है? सिक्किम सबसे छोटा है ना, सिक्किम सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा, बड़ा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बड़ा उत्तर प्रदेश है। यानी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, जबकि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो है उपराज्यपाल होता है, वो जो है पूरे जो है या एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो वहां की शासन व्यवस्था को देखता है, ठीक है। लेकिन यहां पूछा गया है कि भारत में किसे आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी या चंडीगढ़? देखिए, आंशिक राज्य होने का मतलब क्या है? कम से कम वहां विधानसभा होगी। तो भारत में देखिए, एक तो पुदुचेरी है, पुदुचेरी, दिल्ली, और कौन? दिल्ली, और कौन? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जहां पे इनकी विधानसभा है। क्या है? विधान सभा है, इसलिए इनको आंशिक राज्य भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आंशिक राज्य। तो इसमें क्या है? पुदुचेरी। बाकी दमन दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, और क्या? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ये सभी जो केंद्र शासित राज्य है, इन सभी राज्यों में जो है प्रशासनिक अधिकारी या उपराज्य पाल द्वारा जो है वहां की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो इसलिए इसमें जो उत्तर होगा पुदुचेरी होगा, क्योंकि वहां पे उसकी अपनी विधान सभा है, उसकी अपनी विधानसभा है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? अमीनी, कौरत्ती, बित्रा, मिनिका? देखिए, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है, भारत के पश्चिम में है। अगर हम भारत की बात करें तो यहां पे लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप मतलब द्वीपों का समूह है, द्वीपों का समूह। क्या है? द्वीपों का समूह। कुल मिलाकर यहां 36 द्वीप है, 36 द्वीप है, 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है? दक्षिणतम भाग, दक्षिणतम लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कौरत्ती है। लेकिन दक्षिणतम भाग जो है लक्षद्वीप में वो मिनिकाय है। कौन सा है? मिनिकाय है, ठीक है, मिनिकाय है, मिनिकाय, ठीक। ओडिशा की सबसे बड़ी वाटर झील है डल झील, बूलर झील, चिल्का झील या फिर पुलिकट झील, ठीक है। देखिए, ओडिशा की सबसे जो बड़ी झील है, या कहे भारत की ही सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो कौन सी है? चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील। कहां पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। डल झील मीठे पानी की झील है, कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। कहां पे? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बूलर झील, ये भी कहां है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और पुल्लिकट कहां पे है? पुल्लिकट झील जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश
और तमिलनाडु की सीमा पर है। तमिलनाडु की सीमा पर, अगर आंध्र प्रदेश भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है, आपको उत्तर आंध्र प्रदेश कर देना है, ठीक है। तो ये पुल्लिकट झील है। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है, ओडिशा की, तो ओडिशा की कौन सी है, चिल्का झील है, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है भारत में, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है। नर्मदा, काली सिंध, चंबल या फिर तापी। देखिए, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट का एक प्रसिद्ध, भेड़ाघाट का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल है, ठीक है। ये जबलपुर में पड़ता है। कहां पे, जबलपुर, जबलपुर में पड़ता है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। कहां पे स्थित है, नर्मदा नदी पर। ये कहां पे स्थित है, नर्मदा नदी पे, ठीक, नर्मदा नदी पे, ठीक। तो इसका उत्तर नर्मदा नदी है, ठीक है। अब हाँ, देखिए, ये याद रखिएगा कि धुआंधार जो है, ऊंचाई से पानी गिरता है और एकदम सफेद हो जाता है, इसलिए भी उसका नाम धुआंधार है, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक। 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया, ठीक है। देखिए, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात, ठीक है। चक्रवात जो होता है उसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। केंद्र में क्या होता है, केंद्र में निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, ठीक है। और उसके जो है उसमें क्या कहते हैं, केंद्र में निम्न वायुदाब, और बाहर में क्या होता है, बाहर में जो होता है उच्च वायुदाब होता है। क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है, ठीक है, उच्च वायुदाब, वो चक्रवात की स्थिति बनती है। देखिए, 1970 में भोला नामक चक्रवात आया था, ठीक है। कहां पे आया, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। भारत में ज्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ही आते हैं। इसका भी अपना एक कारण है, कभी इस पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको देखिए, भोला चक्रवात के आने के बाद न्यू मोरे द्वीप जो है वो उभर कर सामने आ गया था, ठीक है, वो दिखने लगा था। तो इसका उत्तर कौन सा है, न्यू मोरे द्वीप है, ठीक। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, ठीक है। देखिए, माजुली नदी द्वीप क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। नदी द्वीप, जैसे नदी यहां से जा रही है, बह रही है नदी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि यहां से जाने के बाद नदियों में वो रास्ता बदल देती है। रास्ता तो बदलती है वो, ठीक है, लेकिन कभी कभी 2 या 3 भागों में टूट जाती है, ठीक है, 2 या 3 भागों में टूट जाती है। जैसे यहां गई नदी, यहां से एक भाग ऐसे चला गया और एक भाग ऐसे चला गया, लेकिन कुछ दूर बहने के बाद ये भी जाकर के फिर आगे जाकर के ये भाग जो है दोनों मिल गया। तो ये जो आप देखे होंगे नदियों में, जब बरसात के सीजन में तो नहीं दिखाई देगा आमतौर पे नदियों में, लेकिन जब गर्मियों का सीजन आता है तो आप देखते हैं कि बालू का उभार बीच बीच में दिखने लगता है। वो बेसिकली, हम उसको नदी द्वीप नहीं कह रहे हैं कि वो नदी द्वीप है, लेकिन बेसिकली संरचना वही होती है। नदी जब कई धाराओं में बट जाती है और बीच का जब भाग बच जाता है तो उसको हम नदी द्वीप कहते हैं। वो छोटा होता है, लेकिन माजुली असम का एक जिला बन चुका है। नदी द्वीप जो है असम का एक जिला बन चुका है। कहां पे है माजुली, पहले बात तो असम में है, असम में। और किस नदी पर है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा, माजुली, जो असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, गुजरात नहीं है, गुजरती है, ठीक है, गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये है, ठीक है। देखिए, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। देखिए, गुजरात क्या करने जाएगी यमुना भाई, यमुना यमुनोत्री से निकलती है यहां से, और यहां से मान लीजिए कि यमुनोत्री है, यहां से निकली तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। फिर उत्तराखंड के बाद कहां जाएगी, हरियाणा में जाएगी भाई,
हरियाणा, फिर दिल्ली में जाएगी और फिर उत्तर प्रदेश में, और कहां पे आकर, प्रयाग में आकर के गंगा में मिल जाएगी। ठीक है, तो गंगा में आकर मिल जाएगी, तो गुजरात नहीं जाएगी, हरियाणा जाएगी, उत्तर प्रदेश जाएगी, उत्तराखंड जाएगी, और कहां पे जाएगी, नई दिल्ली में जाएगी। ठीक है, तो इन 4 राज्यों से होकर यमुना नदी गुजरती है। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, गोमती, भीम। भीम नहीं होना चाहिए, भीमा। ठीक है, बेतवा, चंबल, ये दोनों, देखिए ये गंगा बह रही है, गंगा के इधर से यमुना आ रही है। ये तीनों नदियां, बेतवा, चंबल, ये दोनों, बेतवा और चंबल, किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ये यमुना है, मान लीजिए ये यमुना है, तो यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल, चंबल, बेतवा, केन। लेकिन अंततः आकर ये गंगा में ही तो मिल रही है ना, अगर ये गंगा है तो अंततः तो आकर गंगा में मिल रही है। तो इसका मतलब कि ये गंगा नदी है, गंगा नदी या की सहायक नदी है। गोमती इधर से आकर मिलती है गंगा में, गोमती, कोसी, घग्गर, ये सब कभी सारी नदियां जो है, शारदा, ये सब नदियां जो है दक्षिण साइड से आकर के मिलती है। ये बाएं साइड से, एक इसके दक्षिण साइड से आकर के मिलती है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जबकि भीमा, इसका उत्तर कौन सा है? भीमा है। भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और आप जानते हैं कि कृष्णा दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? पद्मा, महानदी, कृष्णा या कावेरी? देखिए, नागार्जुन सागर बांध की हम आपको फ्रेंड एक विशेषता बताते हैं। इसकी विशेषता यह है नागार्जुन सागर बांध की कि ये जो है वो पत्थरों द्वारा, जो पत्थर की चिनाई द्वारा, ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा बांध है जिसकी पत्थर से चिनाई की गई है। ठीक है, पत्थर से चिनाई की गई है, विश्व का सबसे बड़ा बांध है। और नागार्जुन सागर बांध जो है कहां पे है? कृष्णा नदी पे है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। ठीक है, कहां हो जाएगा? कृष्णा नदी पे। ठीक, चलिए, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? देखिए, बांध का मतलब होना बहुउद्देशीय परियोजना का होना। क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना, परियोजना। ठीक है ना, बहुउद्देशीय परियोजना का होना। बांध, जवाहरलाल नेहरू जब भाखड़ा नांगल बांध की, भाखड़ा नांगल बांध की, नांगल बांध की नींव रख रहे थे 1948 में, तब उन्होंने कहा था कि बांध जो है आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में है, क्योंकि बांध होने से नहरें निकलेंगी, सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, बिजली उत्पादन होगा, लोगों को बिजली मिलेगी। ठीक है, तो यहां से भारत का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, इसलिए आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, इन्होंने कहा कि भारत के क्या है? आधुनिक भारत के मंदिर हैं। कौन से? बांध या बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, चलिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, सतलुज, कावेरी या महानदी? देखिए, हीराकुंड बांध भागीरथी पर नहीं है, सतलुज पर नहीं है, कावेरी पर नहीं है। तो हीराकुंड बांध कहां पे है? महानदी पर। कहां पे स्थित है? महानदी पर है। भारत की सबसे पहले बांधों वाले परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से सबसे पहले परियोजनाओं में से एक है हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड बांध। ठीक है, सबसे, विश्व का सबसे लंबा, सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड महानदी पर है। कहां पे है? ओडिशा में है, ओडिशा में। ठीक है, महानदी पर है। ठीक, चलिए, मैथन बांध किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या मध्य प्रदेश? देखिए, मैथन बांध जो है बराकर नदी पर है। कहां पे? बराकर नदी पर स्थित है ये, बराकर नदी। और यह नदी झारखंड में बहती है। ठीक है, कहां पे बहती है? झारखंड में। तो इसका सीधा से उत्तर क्या है? झारखंड है। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं। महानदी और गोदावरी की समृद्धि डेल्टाओं में मिट्टी पाई जाती है। देखिए, जब भी हम डेल्टाओं की बात करते हैं तो डेल्टाओं में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है। किससे होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। हम जलोढ़ की बात कर रहे हैं। जलोढ़ की दो प्रकार की, एक नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ जो हर साल नदी बहाकर लाती है अवसाद, इसको हम कहते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। और एक जो है पुरानी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, प्राचीन हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं बांगर। कंकड़ थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। यहां पे हर साल नदी जो अवसाद बहा कर लाती है तो वो नवीन होता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी गन्ना, गेहूं, धान, जो भारत की प्रमुख फसलें हैं, उन सभी का उत्पादन कहां पे होता है? जलोढ़ में होता है। ठीक है, तो महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में, गोदावरी ही क्यों, कृष्णा, कावेरी, इन सभी की तो डेल्टाएं हैं। इन सभी की डेल्टाओं में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिट्टी में पानी के रिसाव की दर सबसे कम होती है चिकनी, बलुआ, बजरी या फिर दोमट। देखिए, जो चिकनी मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी के कण, इसके कण जो होते हैं महीन होते हैं, महीन होते हैं, या कह सकते हैं कि नजदीक होते हैं, नजदीक होते हैं। इसलिए चिकनी मिट्टी में पानी की रिसाव की दर सबसे कम होती है। चिकनी मिट्टी, अब महीन कण है, एकदम चिपके हुए हैं, उसमें से पानी कहां से रिसाव करेगा? नहीं करेगा ना। तो चिकनी मिट्टी में रिसाव कम होता है, लेकिन जल धारण की क्षमता अगर पूछे कि किसमें सर्वाधिक है, तो जल धारण की क्षमता किसमें सर्वाधिक है? चिकनी मिट्टी में ही सर्वाधिक है। जब रिसाव नहीं होगा तो फिर जल ज्यादा से ज्यादा वो धारण कर सकती है ना, तो ये जल धारण की क्षमता चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक है और रिसाव की दर किसमें कम है? सबसे चिकनी मिट्टी में कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में, अभी तो हमने बताया है आपको, किसी भी डेल्टा में, उत्तरी भारत का रहा तो उत्तर भारत में तो आप जानते हैं कि मैदान है। मैदान का मतलब कि वहां नदियां हैं। यहां पे गंगा, यमुना, ठीक है, गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियां, बहुत सारी नदियां बहती हैं। और नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, अभी हमने आपको बताया, वो है जलोढ़ मृदा। तो भारत के उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, आप जानते हैं, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ज्यादातर उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि नदियों द्वारा बहाकर चूंकि लाए गए अवसादों से जलोढ़ मिट्टी का ही निर्माण होता है, तो यहां पर उत्तर कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर यम यश स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं यम यश स्वामीनाथन? कृषि, भौतिक विज्ञान, गणित या फिर अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए, डॉक्टर यम यश स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1966 में यम यश स्वामीनाथन ने मैक्सिको से उन्नत बीज का किस्म लाए, उन्नत गेहूं के बीज का किस्म लाए और भारत में, मतलब भारत क्या कह सकते हैं, पंजाब के गेहूं के किस्म से मिलाकर के एक नई प्रजाति का निर्माण किया। ठीक है, तो यम यश स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं?
कृषि से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? गांव की सड़क के सुधार को, या फिर बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, या फिर सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, या फिर खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को। देखिए, हरित क्रांति वह चीज है जो भारत में कृषि के क्षेत्र में तगड़ा जो है क्या करने वाला है? ये कहां से आ गया? ठीक है, चलिए। तो भारत में जो है कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए हरित क्रांति को लाया गया। ठीक है, देखिए, भारत के जो किस्म थे, चाहे वो धान के हो या गेहूं के हो, वो क्या थे? बहुत निम्न उपज देने वाले थे। लेकिन भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जरूरी यह था कि उत्पादन अधिक से अधिक हो। तो उत्पादन अधिक से अधिक होने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का होना अधिक आवश्यक है। ये तो था हरित क्रांति में शामिल। सिंचाई की अच्छी सुविधा होगी तभी तो फसल उगेंगे, ये भी था। खेती में उन्नत तकनीक का उपयोग होगा। अब देखिए, पहले हल बैल से खेती होती थी, यहां पे उन्नति तकनीकी को, जैसे ट्रैक्टर का उपयोग या गुड़ाई करने वाली मशीनों का उपयोग, इस प्रकार की मतलब उन्नत मशीनों का उपयोग किया जाएगा तभी तो उपजेगी ना, हरित क्रांति होगा। तो इनमें से ये तीनों है। जबकि गांव की सड़कों का मरम्मत अलग मामला है, उससे कृषि से कोई लेना देना नहीं है, वो ग्रामीण विकास के लिए है, लोगों के विकास के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा गांव की सड़क के सुधार को। ठीक है, नहीं शामिल किया गया है, इस पर बात पे फोकस करना है। इन तीनों को शामिल किया गया है हरित क्रांति में, जबकि गांव की सड़क के सुधार के लिए अमृत योजना है, बहुत सारी योजनाएं उसके बाद में चली हुई हैं जिससे सड़कों को सुधारा गया है। ठीक है, तो आज के हमारे प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।